हेलो एंड वेलकम टू विजडेक्स प्लस। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम विजडेक्स प्लस पर जाएं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज 25 अगस्त 2020 का पूरा करंट कवर करेंगे। तो इसका आज का पहला सवाल है कि गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक पहली भर्ती किसने शुरू की है। तो ये गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ भर्ती इन चारों में से किसने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है जो कि एक्सिस बैंक ने ये किया है। ठीक है, इसमें एक्सिस बैंक का क्या टारगेट किया है। एक्सिस बैंक ने कहा कि हम 800 से लेकर 1000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे, मान लो कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए चुने जाएंगे, कुछ लोग हैं जो कि फुल टाइम। ठीक है, कुछ लोग पार्ट टाइम के लिए, कुछ लोग हैं जो कि फुल टाइम के लिए कर जाएंगे। ठीक है, किसको करेंगे, जो भी जिनके पास अच्छी स्किल है या फिर जिनके पास अच्छा टैलेंट है उनको वो आकर्षण करने के लिए किया है, ताकि यदि कोई दूर दराज के गाँव में हो तो भी बैंक के साथ में वो काम कर सकते हैं, चाहे वो देश में कहीं भी हो, कहीं पर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लोगों को एक रोजगार देने का तरीका किया है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम भी हो तो भी चलेगा। बाकी इसमें एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना जो कि 1993 में अहमदाबाद में हुई है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि ओपन एपीआई सर्विस, ठीक है, सॉरी, ओपन एपीआई सर्विस किस में शुरू की गई। एक ओपन एपीआई सर्विस होती है कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, तो इसका जो भी इंटरफेस है, ये इस प्रकार की सर्विस है, वो किस ऐप में शुरू की गई। ये 4 ऐप है, तो इसका राइट आंसर है जो कि आरोग्य सेतु ऐप है। भीम यूपीआई ऐप के बारे में आप तो जानते हो, जिसे एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। लेकिन हरित पथ ऐप के बारे में हमने 3 दिन पहले पढ़ा था, तो आप हरित पथ ऐप के बारे में हमें बताएंगे इस कमेंट बॉक्स में। बाकी आरोग्य सेतु ऐप में एपीआई सर्विस शुरू की है। एपीआई सर्विस ये होता है कि मान लो आपके इस आरोग्य सेतु ऐप का डाटा जो कि अपने गवर्नमेंट के, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, यूनियन गवर्नमेंट के पास में जमा हो रहा है। लेकिन यदि कोई ऐसी कंपनी जिसके पास 50 से ज़्यादा यदि एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो क्या करेगी, ये गवर्नमेंट इस कंपनी को डाटा प्रोवाइड कर सकती है। कैसा डाटा, हमारा नाम और हमने रजिस्ट्रेशन कब किया है, इसका रियल टाइम डाटा। ठीक है, तो यदि ये डाटा इस कंपनी के पास में, केवल इतना ही डाटा आएगा, इससे ज़्यादा डाटा नहीं देंगे, ताकि हमारे हमारे डाटा की प्राइवेसी की निजता हनन ना हो। तो इतने डाटा से ये कंपनी ऑर्गेनाइज ये पता करेगी कि वर्तमान समय में, एक तो कंपनी होगी नहीं, कई सारी कंपनी होगी, तो वो कंपनियां पता करेगी कि वर्तमान समय में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। यदि कोविड 19 से कितने लोग प्रॉब्लम है, यदि उनके पास इकोनॉमी उनकी कैसी है, उनकी जॉब चली गई या स्थिर पड़ी है, यदि इस प्रकार का डाटा एनालाइज करेगा, यदि ये ओपन एपीआई सर्विस के माध्यम से, तो आगे ये भी कंपनियां लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकेगी, चाहे उन्हें घर से काम कराना पड़े या फिर चाहे उन्हें कंपनी में बुला के काम करना पड़े। यदि कंपनी के पास डाटा होगा तभी ये इस प्रकार के रिसर्च कर पाएगी। तो ये ओपन एपीआई सर्विस प्रोवाइड करेगी। बाकी किसमें, आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से। ठीक है, आरोग्य ऐप सेतु ऐप क्या है, 2 अप्रैल 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। किसके लिए, कोविड 19 के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से आपकी कोई भी रेंज में, यदि कोई भी, मान लो कि कोविड का पेशेंट आ गया, तो आपके एरिया में इसका, आपके आसपास का आपका आरोग्य सेतु ऐप अलार्म बजना शुरू कर देगा। तो आप सतर्क हो जाओगे और आपको देखना होगा कि आपका आपका मास्क या फिर आपने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपने पूरी कर रखी है नहीं है, ताकि आप कोविड से आपकी सुरक्षा हो सके। तो ये है। फिर नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 22 अगस्त 2020 को मनाया गया, इसे कौन से वर्ष में शुरू किया गया। तो इससे पहले, कौन सा वर्ष में शुरू किया गया, इससे पहले आप समझ लीजिए ओवरशूट डेज क्या होता है। ऐसा होता है कि 1970 में, ठीक है, और आज एक अपन 2020 मान लो, तो क्या होता था कि पृथ्वी 1970 में पृथ्वी की इतनी कैपेसिटी होती थी कि वो 365 दिन का यदि डेज होता है, तो वो इतना उपभोग हम कर लेते थे कि हमें 362 दिन का तो हमें पृथ्वी दे देती थी, लेकिन 3 दिन हमारे पास भोजन पर्याप्त नहीं होता था। ये आप सिंपल भाषा में समझिए कि 1970 के समय में पृथ्वी की इतनी कैपेसिटी थी कि वो हमें 362 दिन का भोजन दे सके, लेकिन 3 दिन का भोजन पृथ्वी के पास नहीं होता था। लेकिन आज 2020 में क्या हुआ है कि पृथ्वी 365 में से 132 दिन हमें भोजन नहीं दे सकती। इसका मतलब उस समय से आज किस टाइम में हमें 1.6 गुना हमें और इतना पृथ्वी की और एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं तो हमारा 132 डेज का भोजन हमें पूरा नहीं कर सकती थी। बाकी आप ऐसे समझो कि 1970 में जब जनवरी से शुरू होकर भोजन दिसंबर तक भोजन देती थी, लेकिन आज हमारा महीना क्या आ गया, अगस्त आ गया है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने तकरीबन 90
और ये अगस्त है मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 3 महीने इनका भोजन पृथ्वी हमें नहीं दे सकती, इसलिए हमारा जो डेज पहले दिसंबर में आता था अब अगस्त में आ गया। तो ये होता है कि ओवरशूट डेज क्या होता है। तो ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 2006 में मनाया गया था। मैं आशा करूंगा आपको समझ में आ गया, नहीं आया हो तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 22 अगस्त 2020 को भी मनाया जा रहा है, जो कि 22 अगस्त को जो पहले दिसंबर में मनाते थे वो आज हम अगस्त पर मनाने आ गए। अब देख लो, अब पृथ्वी जब दिसंबर तक भोजन दे सकती थी, लेकिन अब अगस्त तक ही भोजन दे सकती है। तो ये होता है। बाकी यहाँ परिभाषा मैंने भाषा में तो दे ही रखी, लेकिन समझने के लिए अपनी सिंपल लैंग्वेज जरूरी है कि जैविक संसाधनों और सेवाओं की मांग उस वर्ष पृथ्वी की उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है, ठीक है। मतलब कि 22 अगस्त से अब जो भी उसे देना पड़ेगा वो पृथ्वी को एक्स्ट्रा मैनेज करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने नोखाई जुहार पर्व पर शुभकामनाएं दी। यह त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पीएम मोदी ने जो नोखाई जुहार है इस पर शुभकामनाएं दी, क्योंकि पीएम मोदी जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर यदि कोई किसी प्रकार का ट्वीट या शुभकामनाएं देते हैं तो वो डेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इन तीनों रीजनों में मनाया जाता है। कौन सा? पश्चिम उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। तो ये एक बेल्ट है जिसमें ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो देखो, नुआखाई का मतलब क्या है? नया, नुआ और खाई। खाई मतलब खाना, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। खाई का अर्थ होता है खाना और नुआ का अर्थ है नया, मतलब कुछ ऐसा नया खाना। क्या नया खाना? जो कि चावल खाने के महत्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने ये इनका फोटो भी दे रखा है। तो ये देखो, कुछ चावल नया खाने के लिए इस प्रकार का ये बनाते हैं। कब मनाते हैं? गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद में मनाते हैं, ठीक है। किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ यदि ऐसा भोजन बनाएंगे तो फिर कल्चरल प्रोग्राम भी करेंगे, जैसे लोकगीत, नृत्य का आयोजन, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप देख सकते हैं नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो नुआखाई पर्व या फिर नुआखाई भेंट घाट भी इसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस मंत्रालय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिक्की, ठीक है, कि लेडीज संगठन के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है? दो पार्टियों के बीच का एक समझौता। तो वापिस सवाल देख लीजिए, किस मंत्रालय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए टीएएआई और फिक्की लेडीज संगठन के साथ एमओयू साइन किया है? तो इसका राइट आंसर इन चारों में से क्या होगा? पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है जो कि पर्यटन मंत्रालय है। तो इन्होंने पर्यटन मंत्रालय के साथ में किया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, ठीक है। तो बाकी ये आप पोस्टर यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही में आप फिक्की के बारे में भी देख लीजिए। हमने परसों और भी देखा था, लेकिन फिर आज एक बार देख लीजिए कि 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने इनको सजेशन दिया था। फिर घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठक्कर ने ये इनकी स्थापना कर दी, ठीक है। किसके लिए? बिजनेस और इंडस्ट्री फोरम है, ठीक है। एक मंच प्रोवाइड करता है ताकि जिस पर बिजनेस और इंडस्ट्री रिलेटेड कोई चर्चा की जा सके, बाद में उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग हो सकेगी, ठीक है। बाकी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं जो कि पंकज पटेल, इनके जो कि अध्यक्ष है। फिर नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 टू 2036 किसने प्रस्तुत की है? तो इन चारों में से बताना है कि 2011 से 2036, ठीक है, 2011 टू 2036 तक किसने भी मतलब इस प्रकार का डेटा किसने रिलीज किया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने इस प्रकार का डेटा रिलीज किया है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 2011 में 121 करोड़ जो जनसंख्या है वो 2036 तक 152, ठीक है, 152 करोड़ लोग भारत में हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार का इन्होंने डेटा किया है, ये जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। बाकी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक, ठीक है, पार्टनरशिप फोरम ने 2020 का लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब यूएसए और इंडिया के बीच में यदि स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लेकर बीच में यदि कोई समझौता होता है तो उन्हें और भी लीडरशिप आगे और बढ़ाने में किसने सहयोग प्रदान किया है, इसलिए उन्हें लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो इनका कौन कौन है? आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण या फिर दोनों? तो इनका राइट आंसर है जो कि दोनों है, ठीक है। शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा को दोनों को दिया गया है। तो ये महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, ये ट्विटर पर आपने देखा होगा कि कब बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं। आप छोटा सा कभी कभी ट्वीट देते हो तो फिर इनका रिप्लाई भी दे देते हैं। आपने एक वो ट्वीट और फेमस देखा होगा कि एक जन्मदिन पर बच्चा एक उनसे कार मांगता है, मतलब जिप थार जिप मांगता है, तो वो बोलते हैं कि यदि मैं इस प्रकार की जिप दी तो हमारी कंपनी
कंगाली में, ऐसे बहुत सारे इनके चर्चे रहते हैं, ठीक है। तो ये आनंद महिंद्रा और एडोब के अध्यक्ष है, जो कि मुख्य अधिकारी CEO है, जिन्हें शांतनु नारायण को लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसके लिए? द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। रोपवे का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ये 4 नदियां हैं, जिसमें से रोपवे का उद्घाटन किस में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि ब्रह्मपुत्र पर रोपवे का किया है, ठीक है। तो रोपवे में क्या होता है कि ये देखो, सॉरी, ये देखिए, ये आपको पोल दिख रहा होगा और सामने भी एक पोल है, ठीक है। तो इसके बीच में एक छोटी सी ये गाड़ी रहती है, ये पोल हो गया और ये पोल हो गया, इसके बीच में तार बांध दी, इसके ऊपर एक टोकरी लटका दी, ठीक है। तो इस टोकरी में आपको बैठा दिया जाएगा और इस नदी को आपको पार करवा दिया जाएगा। तो यही है कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया। कितना लंबा है ये? 1.8 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा, ठीक है। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ने का, कनेक्शन का काम करेगा, इस नदी को पार करवा दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? पर्यटन को भी और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, आप देख सकते हो। बाकी एक नेक्स्ट सवाल है कि 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस सुविधा से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है, ठीक है। तो इनमें से ये है 4 है, जिसमें से बोला है कि कोवैक्स मतलब कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस मतलब ग्लोब पूरे वर्ल्ड तक एक्सेस किस प्रकार हो सकती है, इससे जुड़ने के लिए इन्हें किसने आमंत्रित किया है? तो इनका नेतृत्व जो कि WHO द्वारा किया जाएगा कि लोगों तक इस दवाई की 2 बिलियन खुराक को वितरित करना है, वो कैसे काम हो सकेगा? तो दुनिया भर में कोविड-19 टीकों को तेजी से, निष्पक्ष और न्याय संगत पहुंच प्रदान करने के लिए WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 कोवैक्स सुविधाओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, ठीक है। बाकी WHO की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर नेक्स्ट सवाल, ऑनलाइन होम कॉर्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ किस बैंक ने सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि भारतीय स्टेट बैंक ने। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेशन हुआ है? SBI ने रियल टाइम मतलब जो अभी का डेटा चल रहा है, अभी के लिए आप किसी के साथ रेट का नेगोशिएशन करना चाहते हो, मान लो कि आपको ये 100 रुपये में दे रहा है, आप नहीं बोलोगे कि 90 रुपये का देना है, तो ई प्लेटफॉर्म अड्डा कॉर्नर के साथ में ऑनलाइन होम कॉर्निवल को जोड़ दिया है, ताकि रियल एस्टेट को बुस्टअप मिलेगा। रियल एस्टेट को कैसे बुस्टअप मिलेगा कि ग्राहकों को इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ना है, फिर यदि वो रेट ऊपर नीचे करवाना चाहते हैं, नेगोशिएशन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नेगोशिएशन करवा के तुरंत की तुरंत किसी चीज़ को बुक कर लेंगे, ताकि इस सेक्टर में और बुस्टअप आएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, टाटा कैपिटल लिमिटेड ने किस प्लेटफॉर्म पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक नई सेवा शुरू की है? स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन आप भी चेक कर सकते हो। तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो इन 4 प्लेटफॉर्म में से आपको कौन सा लगता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है जो कि व्हाट्सएप है, ठीक है। तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7506756060। इस पर आपको क्या करना है, ही टाइप करना है, ठीक है। HI टाइप करोगे तो इनका वापस सारे के सारे मैसेज आने लग जाएंगे। फिर आपसे ऑप्शन मांगेंगे, पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो 1 दबाओ, होम लोन के लिए 2 दबाओ, या कार लोन के लिए 3 दबाओ। तो आप ऐसे ऐसे ज़्यादा फर्दर प्रोसेसन करोगे तो आपको लोन के लिए सारी डिटेल्स आती रहेगी। यदि आप एलिजिबल हुए तो आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी इन्होंने क्या किया, टाटा कैपिटल लिमिटेड जो टाटा समूह की वित्तीय सेवा है मतलब फाइनेंशियल ब्रांच है, इसने व्हाट्सएप पर कोल्ड स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक एक नई सेवा शुरू की है, ठीक है। किसके लिए? जो भी इनके मौजूदा ग्राहक है उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़कर। फिर नेक्स्ट सवाल है, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज हाल ही में आयोजित की गई। आसियान 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, आसियान भारत नेटवर्क, ठीक है, ये AINTT, ठीक है, थिंक टैंक है। तो इसकी जो भी आसियान की अध्यक्षता किसने की है? तो इन चारों देशों में से बताना है। तो इसकी अध्यक्षता है जो कि वियतनाम में की है। फिर इसमें क्या है कि अभियान के अध्यक्ष है जो कि वियतनाम से थे। इस थीम थी आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा, ठीक है। कोविड एरा के बाद में किस प्रकार की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी होगी, ठीक है। तो ये 6 अपने और कौन थे इसमें? विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड के विदेश मंत्रालय की साझेदारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 मीटिंग के ऊपर इन्होंने चर्चा की, ठीक है। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया देशों के जो ये
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इन देशों का एक ग्रुप है, रीजनल ग्रुप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है, सप्लाई चेन लचीलापन पहल, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल जो हाल ही में भारत, जापान और किस देश के साथ चर्चा में है। तो इन चारों देशों में से आपको देखना है, तो इसका राइट आंसर है जो कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, ठीक है, आक्रामक राजनीतिक और सैन्य व्यवहार की आवश्यकता के कारण चीन पर निर्भरता को खत्म करना है। चीन का आक्रामक रूप है, तो हमें भी नहीं चाहिए आपसे सर्विस, हम और भी मैनेज भी कर सकते हैं। तो तीनों देशों के वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करने की तारीखों पर काम किया जा रहा है, ताकि व्यापार और वाणिज्य मंत्री मिलकर आपस में चर्चा करेंगे कि चीन पर निर्भरता कैसे कम की जाए। फिर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से किन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। नेशनल काउंसिल है जो इन चारों में से किन के लिए, विधवाओं, महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। तो इसका राइट आंसर है जो कि ट्रांसजेंडर है, ठीक है। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है, तृतीय लिंग, ठीक है। लेकिन देखो, ट्रांस का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ खड़े हो तो ट्रांस मतलब उस किनारे की तरफ, इसका मतलब ट्रांसजेंडर के संबंध में ऐसे लिया जाता है कि आप मतलब पुरुष दिख रहे हो, लेकिन आपका जो किनारा है, जो आपका आपके अंदर की इच्छाएं हैं, इच्छा है जो कि उस किनारे की तरफ है, मतलब आप पुरुष की तरह हो लेकिन आपकी इच्छाएं लेडीज जिस तरह से सोचती है वैसा आप सोचते हो, ठीक है। तो यदि इस प्रकार की ट्रांस यानी उस किनारे की तरफ, मतलब आप उस हो इस तरफ लेकिन आपका किनारा वो है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया गया, किसके तहत, 2019, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट, किसका, ट्रांसजेंडर पर्सन्स का, ठीक है, तृतीय लिंग। इसको वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, नालसा और भारत संघ में इसे थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। फिर इसे किसी प्राइवेट निजी सदस्य विधेयक द्वारा इसे किया गया था, फिर राज्यसभा में पेश किया था, फिर इस पर ये एक्ट लाया गया, उसके तहत अब ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर अधिकार 2019 के बारे में देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि ट्रांसजेंडर को ऐसे व्यक्ति के परिभाषित किया जिनका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। जो जन्म के समय डॉक्टर ने जो असाइन किया था वो लिंग, वो उसके जन्म के बाद में उसकी इच्छाएं ऐसी रहती नहीं जो जिस प्रकार के डॉक्टर ने लिंग को असाइन किया था। फिर बाकी क्या है, भेदभाव इनके प्रति नहीं कर सकते हो। बाकी आप यदि इनके प्रति भेदभाव करते हो तो 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की स्थापना का भी प्रावधान करता है, ठीक है। भेदभाव को किसी भी प्रकार प्रतिबंधित करना है, सेवा से आप इनकार नहीं कर सकते हो, शिक्षा में आप इनकार नहीं कर सकते हो, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, किसी के खिलाफ भी आपको इनको अनुचित व्यवहार नहीं किया जा सकता। और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो ट्रांसजेंडर पहचान के प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण नोट्स क्लीन किसके द्वारा विकसित किया गया। इन 4 इंस्टीट्यूशन में से नोट को क्लीन करना, यदि नोट पर मान लो आप नोट इस मशीन में डालोगे तो इसका क्लीनिंग करके सैनिटाइज करके वापस नोट आ जाएगा, ताकि किसी भी कोविड या फिर किसी अन्य प्रकार के वायरस का रिस्क ना रहे। तो इन चारों में से है जो कि डीआरडीओ ने ये काम किया। डीआरडीओ ने इस बार अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, वैसे भी नॉर्मली टाइम में भी बहुत अच्छा हमारे फोर्स डिफेंस काम के लिए डिफेंस रिसर्च करता है। तो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि भारत में सेना के अनुसंधान और विकास कार्य से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो कि सतीश रेड्डी है इसके वर्तमान अध्यक्ष है और 1958 में इसकी स्थापना की, जो कि इसका हेडक्वार्टर है जो कि नई दिल्ली में, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट डालोगे और नोट क्लीन होकर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिवाइस के इनपुट मतलब जहाँ पर डालते हो इनपुट स्लॉट में, तो आगे नोट के ढीले बंडल को रखना होता है, फिर ये आगे अपने आप कीटाणु रोधन होने के बाद में आगे से नोट आ जाते हैं और फिर उसे अपने बॉक्स में रख लिया जाता है, ठीक है। मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक लीक, चालान, पासबुक, पेपर और लिफाफों को सैनिटाइज करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो ये सवाल था। अब हमारा अभ्यास प्रश्न 2 है जो कि हम इसे कल चर्चा में करेंगे, अगले सेशन में इनका उत्तर दे दिया जाएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन चारों में से बताना है एसबीआई का। और बाकी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। अपने अभी देखी थी उसकी मीटिंग जो वियतनाम में हुई, लेकिन उसका सचिवालय सेक्रेटरिएट कहाँ पर है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आपके लिए सादर आमंत्रित है। बाकी मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप अपना भी सपोर्ट कीजिए और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ में आता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।